हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स और बायोमोलिक्यूल्स और you can say biochemicals are found in the cell, and these biomolecules or biochemicals are involved in different types of chemical reactions. So these reactions are supported by specialized substances that is known as enzyme. सेल में होने वाले जितने भी टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये सभी रिएक्शंस एंड ऑल द एक्टिविटीज occurring in the cell is supported by enzyme. Enzymes control and direct the different types of chemical reactions. So let's start the class. Different types of chemical reactions are supported by enzymes. Enzymes were discovered by बकनर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था while working on yeast extract. yeast extract पे इनका काम चल रहा था और इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था एंजाइम्स को, एंड द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय कुहने ने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। बीडल ने इसको कहा था कि ये इंडिस्पेंसिबल मटेरियल होते हैं। Enzymes are indispensable molecule or substance that play a key role in direction and control of physiological process occurring in the cell. Each cell synthesizes its own enzyme. हर सेल में अपना खुद का एंजाइम सिंथेसाइज होता है। According to one enzyme hypothesis, one gene is responsible for the synthesis of a particular type of enzyme. Later on, this hypothesis was replaced by one gene, one polypeptide synthesis. यानी कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स। लिख लेते हैं इसको। टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एंडो एंजाइम्स और दूसरा है एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स
विद इन द सेल, जो सेल में ही बन रहा है, जहां पर उसकी जरूरत है वहीं पे बन रहा है, तो उसे कहेंगे एंडो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स क्या है? जो जिसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? दूर है। दे आर प्रोड्यूस्ड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस। साइट ऑफ सिंथेसिस से क्या है? दूर है। Now come to the structure of enzymes. देखिए, नॉर्मली हम लोग जानते हैं और ऐसा होता भी है कि each type of enzyme is synthesized within the cell. सेल के अंदर एंजाइम की सिंथेसिस होती है, बट they can pass through the cell membrane wherever they are required. जहां इनकी जरूरत होती है तो ये सेल मेम्ब्रेन को पास करके ले जाए जाते हैं। They can pass through the सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। और जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। एक्चुअली दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन जब भी ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं तो खुद क्या होते हैं? अनचेंज्ड होते हैं। उससे उनके स्पीड पर या उनके कैटालिटिक एक्टिविटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। While speeding up a chemical reaction, they remain unchanged. ये unchanged रहते हैं। अब बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। Protein part of the enzyme, protein component or protein part. Now, this protein part may be organic compound और या तो फिर they may be metal ion. ये कोई organic compound भी हो सकते हैं और metal ion भी हो सकते हैं। एंजाइम का जो भी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज कोएंजाइम। और ये जो मेटल आयन है, इसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। मेटेलिक आयन वाला पार्ट होता है इज नोन एज कोफैक्टर, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है कोएंजाइम। यानी कि कोफैक्टर जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है और जो कोएंजाइम वाला पार्ट होता है वो नॉन प्रोटीन होता है, प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं होता है। नाउ कम टू द होलोएंजाइम। होलोएंजाइम क्या होता है? एंजाइम में जब प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? होलोएंजाइम कहते हैं। अभी प्रोस्थेटिक ग्रुप हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप इतना ही जानिए कि होलोएंजाइम
is formed of enzyme and prosthetic group. अगर एंजाइम से कोई भी एंजाइम है, उससे अगर हम उसके कोफैक्टर को डिसोसिएट कर दें, हटा दें, कोफैक्टर को अगर हटा दें एंजाइम से, तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. इट मीन्स द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कोफैक्टर. तो एंजाइम में से अगर आप कोफैक्टर को हटा देंगे तब उसे क्या कहते हैं, एपोएंजाइम कहते हैं. एपोएंजाइम विल बी इक्वल टू एंजाइम माइनस cofactor. Now the next step is substrate. Substrate क्या होता है, कोई भी एंजाइम जिस पे वर्क कर रहा है, जिस सब्सटेंस पर एक्ट कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं. सब्सटेंस ऑन विच the enzyme acts. एंजाइम जिस पर एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं. अब जो एंजाइम्स होते हैं, इनका जो सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफिक होता है. ऐसा नहीं है कि किसी भी सबस्ट्रेट पे कोई भी एंजाइम एक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं. It means enzymes show specificity. ये specificity show करते हैं, and specificity is determined by the protein part or the apoenzyme part. किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वही एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें एंजाइम्स की, तो दो एट्रीब्यूट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम के लिए. एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द सेल इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी. बहुत ही कम, छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में बनते हैं. और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे आर इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शंस एंड ऑन स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शंस दे रिमेन अनचेंज्ड. And they again involve in those type of reactions over and over again and again without losing their catalytic activity. Now come to the कोफैक्टर्स. जैसा कि अभी पहले आप लोगों को बताया कि एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं. कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द enzyme. It is the non-protein part they may be chemical compound. अब ये जो chemical compound है वो दो तरीके के हो सकते हैं. They may be organic or inorganic.
ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। एंड कोफैक्टर्स आर डिवाइडेड एज organic cofactors and inorganic cofactors. Organic cofactors and inorganic cofactors. अब ये जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, लूजली बाउंड कोफैक्टर्स और दूसरा है टाइटली बाउंड कोफैक्टर्स। किससे बाउंड किए रहेंगे? एंजाइम से। एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट है उससे ये क्या होंगे? जुड़े रहेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं। जो लूजली बाउंड कोफैक्टर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम, और जो टाइटली बाउंड कोफैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप चूंकि लूजली बाउंड होते हैं तो ये एंजाइम की फंक्शनल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं, दे परफॉर्म इन द केमिकल रिएक्शंस एंड एज ए रिजल्ट दे डिटरमाइन द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं दे आर टाइटली बाउंड। टाइटली बाउंड है मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, और चूंकि टाइटली बाउंड है इसलिए ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। स्ट्रक्चरल, दे डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम। हाउएवर चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो या कोएंजाइम हो, दोनों एंजाइम की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरह से एक्ट कर रहा है उसका मैकेनिज्म। तो यहां पर 3 स्टेप्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तीनों स्टेप को हम लोग पहले लिख लेते हैं। पहले स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। लिखिए, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बुक्स में आप देखेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ES कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सेकेंड स्टेप है lowering of energy of activation। एक्टिवेशन एनर्जी लिखा है या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लिखा है, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। और तीसरा जो स्टेप है वो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्टिव
एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही 3 स्टेप है और कल की क्लास में हम लोग इन तीनों स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। कल की क्लास एंजाइम की लास्ट क्लास होगी। सो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।